तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसके बारे में अगर आप ना जानते हो तो बस अतीक अहमद के मर्डर का वो वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो में अतीक अहमद एक बयान दे रहा था। उसमें उसके आखिरी शब्द थे कि मेन बात तो ये है कि गुड्डू मुस्लिम अब इतना बोलना हुआ कि फिर इधर तीनों शूटर आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। अतीक अहमद उसके भाई की मौत होती है और फिर ये शूटर कहाँ से आए थे, उनकी हिस्ट्री क्या थी, उनका बैकग्राउंड क्या था, कौन से पिस्टल यूज हुई, किसके इशारे पे ये मर्डर हुआ, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको पहले भी सुनाई हैं। तो फिर आज उस घटना के बारे में बात न करके आज बात करते हैं गुड्डू मुस्लिम के बारे में, जिसके बारे में मरते टाइम अतीक अहमद बोल रहा था, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि गुड्डू मुस्लिम जिसके भी साथ इसका नाम जुड़ा, जिसके भी साथ इसका संबंध रहा, संपर्क रहा, ऐसा कोई बचा ही नहीं जो अपनी ज़िंदगी जी सके। यानी जिसके भी साथ गुड्डू मुस्लिम का नाम जुड़ा, या तो उसे गुड्डू मुस्लिम ने खुद मार दिया, या तो मुखबिरी करके, सुपारी देके, या फिर धोखा करके उस आदमी की हत्या करवा दी। अब वो चाहे श्री प्रकाश शुक्ला हो, चाहे वो खुद अतीक अहमद हो, चाहे कोई छोटा मोटा गुंडा रहा हो, चाहे बड़े से बड़ा डॉन रहा हो, सबके मर्डर में, सबकी हत्या में कहीं ना कहीं गुड्डू मुस्लिम का नाम जरूर आता है। और कहते हैं कि पूर्वांचल की जो राजनीति है उसमें एक बड़ा अहम किरदार है गुड्डू मुस्लिम। तो आज की कहानी इसी गुड्डू मुस्लिम के बारे में है। दरअसल गुड्डू मुस्लिम का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जहाँ से इस समय इस नाम की गूंज भी मची हुई है, इसी प्रयागराज में साल 1985-86 के आसपास एक बेहद गरीब परिवार में हुआ। अब परिवार गरीब था, टोटल 4 भाई थे। पिता जो थे एक चिकन की शॉप चलाते थे। तो फिर सबसे बड़ा बेटा होने की वजह से, अब जो कि गुड्डू मुस्लिम ना उस हिसाब से पढ़ा लिखा था, न उस हिसाब से इसके पास कोई स्किल थी, तो पिता की चिकन की शॉप थी, तो बचपन से ही उस चिकन की शॉप पे बैठना, मुर्गे काटना, उसी से अपना गुजारा करना, अपने परिवार का पेट पालना, ये सारी चीज़ें गुड्डू बचपन में करता था। बचपन में चिकन काटता था, लेकिन इसके दिमाग में कहीं ना कहीं अमीरी के ख्याल, कहीं ना कहीं एक लग्जरी लाइफ जीने के ख्याल, कहीं ना कहीं एकदम रईसी भरा ज़िंदगी जो एक होता है, लग्जीरियस लाइफ जिसे कहते हैं, उस तरह की लाइफ स्टाइल गुड्डू मुस्लिम अब जीना चाहता था। लेकिन अब चिकन काट के, मुर्गे बेच के तो पॉसिबल नहीं था। लिहाजा जैसे जैसे ये बड़ा हुआ, ये गलत कामों में इन्वॉल्व होने लगा। कहते हैं कि जब ये 15 साल का था तब इसने पहली चोरी की और 15 साल की उम्र में ही इसके ऊपर पहला FIR दर्ज हुआ। अब पहला FIR दर्ज हुआ, पुलिस के सामने इसकी पेशी हुई, तो इसकी मासूमियत, इसकी शकल, पतला दुबला शरीर, ये चीज़ देखने के बाद पुलिस वालों को लगा कि चोरी का मामला है, गरीब बच्चा है, इसको छोड़ देते हैं। और शायद पुलिस की ये सबसे बड़ी भूल थी। जब इसे चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया और उसके बाद इसे छोड़ा गया, तो इसके जो वालिद थे उन्हें लगा कि शायद यहाँ पे रहे कि ये बिगड़ रहा है, यहाँ पे इसकी संगत, इसकी सोबत अच्छी नहीं है। तो परिवार वालों ने इसको भेज दिया लखनऊ, इस उम्मीद में कि शायद लखनऊ जाने के बाद ये अच्छी ज़िंदगी जीने लगेगा, कुछ सुधर जाएगा। लेकिन लखनऊ पहुँचते ही फिर इसके अपराधों की जो फहरिस्त है वो लंबी होती चली गई। क्योंकि जैसे ही लखनऊ ये जाता है तो 19 के दशक में जितने भी पूर्वांचल के डॉन थे, और यूपी को ज़्यादातर डॉन पूर्वांचल से ही मिले हैं, चाहे वो धनंजय सिंह रहे हों, चाहे वो अभय सिंह रहे हों, चाहे मुख्तार अंसारी, चाहे अतीक अहमद, ये सारे लोग पूर्वांचल के ही डॉन माने गए अपने अपने टाइम पे। तो पूर्वांचल के जितने भी डॉन थे, सबका जो जमावड़ा था, यानी जैसे एक सेंटर माना जाता था कि जो डॉन बनेगा वो कहाँ रहेगा, तो फिर कहा जाता था कि जो भी पूर्वांचल का डॉन होगा, जो भी यूपी का डॉन होगा, वो यूपी की राजधानी लखनऊ में रहेगा। तो जब ये लखनऊ जाता है तो इसी लखनऊ में इसकी मुलाकात अलग अलग टाइम पे अलग अलग डॉन से होने लगती है। सबसे पहले ये जुड़ता है अंबेडकर नगर के डॉन सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र सिंह के साथ इसका जुड़ाव हुआ। अब अपनी स्किल के बारे में बताता है कि मैं किस तरह से बम बना सकता हूँ, किस हिसाब से मैं मर्डर कर सकता हूँ, आपके लिए कुछ भी कर दूंगा। तो सत्येंद्र को भी लगता है कि नया लड़का है, साथ में रहेगा, गैंग में ये काम करेगा, मेरे लिए शूटर के रूप में मेरी तरफ से बम फेंकेगा। लिहाजा सत्येंद्र इसको अपनी गैंग में ज्वाइन करा लेते हैं और पहला धोखा भी इसने सत्येंद्र को ही दिया। बात है साल 1997 की। अंबेडकर नगर से अगर लखनऊ आपको जाना हो तो अंबेडकर नगर से लखनऊ जाने के लिए शायद 2 या 3 रोड है, और उस टाइम तो लगभग 2 ही थे।
पहला था कि अंबेडकर नगर से आप फैज़ाबाद पहुंचिए, फैज़ाबाद से फिर लखनऊ जाइए। दूसरा था कि आप अंबेडकर नगर से महारुआ होते हुए सुल्तानपुर जाइए, सुल्तानपुर से फिर आप लखनऊ की तरफ बढ़िए। लेकिन जिस हिसाब से सड़क की हालत थी, जिस हिसाब से उस टाइम के रोड थे, ये चीज़ें मैंने खुद देखी है, तो उस टाइम पे जितने भी लोग थे जो खासकर आराम पसंद लोग थे, वो अंबेडकर नगर से फैज़ाबाद जाते थे, फैज़ाबाद से फिर बाईपास होते हुए लखनऊ निकल जाते थे। और ऐसे ही जुलाई महीने में साल 1997 की ये बात है, सत्येंद्र सिंह अंबेडकर नगर अपने घर से लखनऊ के लिए निकलते हैं। लखनऊ के लिए निकलते हैं और इनके साथ इनका जिगरी, इनका खासम खास गुड्डू मुस्लिम। ये दो लोग और गाड़ियों का काफिला, एक गाड़ी में सत्येंद्र और गुड्डू मुस्लिम, बाकी गाड़ियों में उनके गनर वगैरह, ये सारे लोग जा रहे हैं। काफिला अंबेडकर नगर से निकला, पहुंच जाता है फैज़ाबाद, और इसी फैज़ाबाद में एक गांव है सराय रासी गांव। सराय रासी गांव में जैसे ये काफिला पहुंचता है, फ़ौरन ही गुड्डू मुस्लिम कहता है कि आगे की एक गाड़ी है, वो खाली जा रही है, तो एक काम करता हूँ, मैं उसमें बैठ जाता हूँ। अब सत्येंद्र सिंह को ये बात समझ नहीं आई, वो कहते हैं कि ठीक है, जाओ, बैठ जाओ। काफिला रुकता है, गुड्डू मुस्लिम उस काफिले से उतरता है, अगली गाड़ी में जाके बैठता है, और जैसे ही 100 मीटर ये गाड़ी आगे बढ़ी, फ़ौरन कुख्यात अपराधी जो उस टाइम का था, श्री प्रकाश शुक्ला, सबसे बड़ा डॉन भी अपने टाइम का माना गया, श्री प्रकाश शुक्ला इस सत्येंद्र सिंह की गैंग पे हमला करता है। हमले में AK-47 से फायरिंग होती है और उस फायरिंग में सत्येंद्र की मौत हो जाती है। अब इधर सत्येंद्र की मौत हुई, और जिस गाड़ी में ये बैठा था गुड्डू मुस्लिम, वो गाड़ी संतोष सिंह की थी, और ये संतोष सिंह अयोध्या के पास एक गांव है सराय रासी गांव, यहीं के रहने वाले थे। अब यहीं से इनका यानी गुड्डू मुस्लिम का जो जुड़ाव है इस संतोष सिंह से हुआ। संतोष सिंह भी अपने टाइम में छोटा मोटा एक बदमाश, एक रंगबाज किस्म का आदमी, पूर्वांचल के दो सबसे बड़े डॉन आज भी जिनका नाम लिया जाता है, एक बाहुबली धनंजय सिंह, एक बाहुबली अभय सिंह, इन दोनों का खासम खास था ये संतोष सिंह। संतोष सिंह अभय सिंह का जस्ट पड़ोसी था, वहीं अगल बगल गांव था। धनंजय सिंह भी अभय सिंह के एक अच्छे खासे मित्र अपने टाइम पे रहे हैं, और कहते हैं कि अभय सिंह और सत्येंद्र, माफ़ कीजिएगा, संतोष की जो दोस्ती थी इतनी खास थी कि साल 1996-97 में ये संतोष और गुड्डू मुस्लिम दोस्ती थी, तो एक साथ लखनऊ की तरफ निकले थे। रास्ते में ये जो गुड्डू मुस्लिम था वो गाड़ी से उतर जाता है, और थोड़ी ही दूर पे रहस्यमय तरीके से संतोष की मौत हो जाती है। अब संतोष की मौत हुई, लास्ट टाइम साथ में गुड्डू मुस्लिम, तो जो शक की सुई थी इस गुड्डू मुस्लिम पे जाके रुकी। अब संतोष सिंह सबसे खास था अभय सिंह का, तो अभय सिंह को लगा कि संतोष के मर्डर में गुड्डू मुस्लिम का हाथ है, और जो हाथ मेन माना गया वो मेन माना गया धनंजय सिंह का। और कहते हैं कि यहीं से धनंजय और अभय की जो दुश्मनी थी वो शुरू हो गई। इससे पहले दोनों जिगरी यार थे, एक ही साथ गुंडई करते थे, एक ही साथ पूर्वांचल पे राज करते थे। लेकिन संतोष सिंह की मर्डर की जो कहानी थी, यहीं से अभय और धनंजय की दुश्मनी चालू हुई, और इस दुश्मनी का जो परिणाम था हम लोगों ने कई बार देखा। पूर्वांचल में कई बार दोनों गैंग के बीच गोलियां चली, न जाने कितने लोग मारे गए। आज भी ये दुश्मनी लगातार चल रही है, पता नहीं किसका क्या परिणाम होगा। और कहते हैं कि इस संतोष के मर्डर में भी इसी गुड्डू मुस्लिम का हाथ था। अब साल भी था, इधर गुड्डू मुस्लिम का जो तबका था, जो इसकी गुंडई थी, वो भी बढ़ती चली जा रही थी। और इसी बीच साल 1997 में श्री प्रकाश शुक्ला को एक टेंडर चाहिए था लखनऊ से, और वो टेंडर किसी और के पास जा रहा था। अब श्री प्रकाश शुक्ला एक ऐसा बदमाश था जिसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। और श्री प्रकाश शुक्ला को जब ये टेंडर नहीं मिल रहा था, तो फिर श्री प्रकाश शुक्ला ने डिसाइड किया इस टेंडर का जो PWD इंजीनियर था उसके मर्डर का। अब इंजीनियर के मर्डर का प्लान बना। जुलाई साल 1997 में ही इस इंजीनियर को लखनऊ की सड़कों पे ताबड़तोड़ गोलियों से, ताबड़तोड़ बम से मार के ख़त्म कर दिया गया। और कहते हैं कि इस घटना में भी जो बम फेंक रहा था वो कोई और नहीं, गुड्डू मुस्लिम था। अब गुड्डू मुस्लिम श्री प्रकाश शुक्ला के लिए एक तरह से मर्डर करता है, तो श्री प्रकाश शुक्ला का सबसे खासम खास। अब श्री प्रकाश शुक्ला का जब हाथ मिला तो पूर्वांचल में और पूरे उत्तर प्रदेश का बात ही छोड़िए,
नेशनल लेवल पे अब गुड्डू मुस्लिम का जो एक औरा था, एक जो शख्सियत थी, इस कदर बढ़ती चली गई कि कहते हैं कि जब गुड्डू मुस्लिम सड़कों पर निकलता था तो प्रयागराज में किसी की हिम्मत नहीं थी कि गुड्डू मुस्लिम के आंख में आंख डाल सके। जिस ठेके को गुड्डू मुस्लिम चाहता उस ठेके को अपने अंडर कर लेता, जिस टेंडर को ये चाहता वो टेंडर इसी के नाम का पास होता। और साल 1990 या फिर 2000 के आसपास, वो चाहे केंद्र सरकार रही हो चाहे राज्य सरकार रही हो, सबका जो एक सेंटर था वो पूर्वांचल था। सारी सरकारें पूर्वांचल का विकास चाहती थी, खासकर गोरखपुर क्षेत्र का, खासकर प्रयागराज क्षेत्र का, खासकर फैजाबाद क्षेत्र का। अब जब दोनों सरकारें चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो इस एरिया का विकास चाह रही थी, तो कितने टेंडर, कितनी चीज़ें और कितने रेलवे के ठेके, ये सारी चीज़ें लगातार निकल रही थी। पैसों की मानो पूर्वांचल में बारिश हो रही थी और इस बारिश में हर कोई नहा रहा था। अब इधर सूर्य प्रकाश शुक्ला का हाथ मिला, गुड्डू का दबदबा बढ़ता चला गया। गुड्डू हर ठेके को, हर टेंडर को अपने अंडर लेता चला गया। लेकिन इसी बीच एक डेट आती है, 12 अक्टूबर साल 1998। एसटीएफ को एक सूचना मिलती है कि जो श्री प्रकाश शुक्ला है वो एक ब्लू कार में कहीं जा रहा है। लोकेशन ट्रेस की जाती है। उसके बाद फिर एसटीएफ की टीम मौके पे पहुंचती है, उस नीली कार को घेरती है, कहती है कि सरेंडर कर दो। लेकिन इधर श्री प्रकाश शुक्ला हाथों में AK-47 लेके फायर कर देता है। फिर सामने से भी क्रॉस फायरिंग होती है और इस क्रॉस फायरिंग में जो श्री प्रकाश शुक्ला था और उसके साथी जो थे वो मारे जाते हैं। और इस मामले में भी जो खबर आई, किस एसटीएफ को जो इनपुट मिला था वो किसी और से नहीं, गुड्डू मुस्लिम ने खुद दिया था। यानी पहले ये रहता है सत्येंद्र सिंह के साथ साल 1997 में, उनकी भी इसी तरह से हत्या हो जाती है। उसमें भी इनपुट यही देता है श्री प्रकाश शुक्ला को। यहीं से वो श्री प्रकाश शुक्ला का क्लोज बनता है। श्री प्रकाश शुक्ला का मर्डर उसने 1998 में इनपुट दे के कराया। सरायरासी गांव का जो संतोष सिंह था उससे भी अच्छा खासा संबंध हुआ, फिर उसका भी मर्डर हुआ, उसमें भी इसी का नाम आया। यानी टोटल 3 से 4 लोगों को, 3 से 4 बड़े बड़े गैंगस्टर को इसने अपना शिकार बनाया और इन 3 से 4 गैंगस्टरों को मौत के घाट या तो खुद उतार दिया या तो उतरवा दिया। साल बीता, साल 1999 के आसपास ये फिर मुख्तार अंसारी के गैंग में भाग जाता है। मुख्तार अंसारी के गैंग में जाता है, जाने के बाद उसके लिए कुछ दिन काम करता है। इसी बीच कई ऐसे मामले थे जिसमें अब पुलिस भी एक्टिव हो गई थी। गुड्डू मुस्लिम एक बड़ा नाम, और ये इस बात में कहना कोई गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीति होती है, माफिया यूज होते हैं, पॉलिटिकल जो लोग होते हैं अपने फ़ायदे के लिए यूज करते हैं। तो जब तक गुड्डू मुस्लिम को सत्ता का संरक्षण था तब तक तो मामला ठीक था। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि सरकारें पलटी और फिर किसी सरकार में ये दुश्मन भी बन जाता। तो इसी क्रम में साल 1999 या फिर 2000 के आसपास इस गुड्डू मुस्लिम की तलाश होने लगती है। इसके खिलाफ मामले भी बढ़ते चले गए। पुलिस वालों को भी लगा, एसटीएफ को भी लगा कि भैया इसे रोको, अब इससे जितना काम लेना था उतना काम ले लिया, लेकिन अब ये खुद अपने आप में गले की हड्डी बनता जा रहा है। तो साल 2001 में गोरखपुर पुलिस इस गुड्डू मुस्लिम को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लेती है। अब साल 2001 में ये गिरफ्तार होता है। गिरफ्तार होने के बाद ये जेल में। अब एक आदमी अगर बहुत बड़ा डॉन है तो बात अलग की है, लेकिन एक आदमी जो खुद शूटर है, उसका कोई अपना शूटर नहीं है, तो फिर ऐसा आदमी अगर जेल में गया तो उसका दबदबा, उसका रसूख टाइम के साथ साथ ख़त्म होने लगेगा। और यही बात गुड्डू मुस्लिम भाप जाता है। गुड्डू मुस्लिम को लग गया था कि अब दबदबा जो है वो ख़त्म हो रहा है और ऐसे तो बात बनेगी नहीं। यानी अब अगर अपना नाम, अपनी कदकाठी ज़िंदा रखना है तो ज़मानत चाहिए। तो ज़मानत कौन दिलवा सकता है? तो ज़मानत दिलवाने के लिए फिर सोचता है और इसी बीच एंट्री हो जाती है अतीक अहमद की। साल 2001 में अतीक अहमद की एंट्री हुई। अतीक अहमद उस टाइम अपने आप में बहुत बड़ा गुंडा, अपने आप में बहुत बड़ा माफिया, शासन में भी अच्छी खासी पकड़। तो फिर अपने सोर्सेज से, अपने सिस्टम से अतीक अहमद जो है गुड्डू मुस्लिम की ज़मानत करवा देता है। अब गुड्डू मुस्लिम की ज़मानत जब अतीक अहमद करवाता है तो फिर अतीक अहमद के अंडर ही गुड्डू मुस्लिम काम करने लगता है। और फिर अतीक से कहता है कि कोई भी काम हो आप मुझे बताइए, आपके सारे काम को मैं बखूबी करूँगा। और इसी बीच जो अतीक अहमद है उसकी दुश्मनी हो जाती है।
BS भारतीय जो बहुजन समाज पार्टी है उसके एक MLA रहे हैं राजू पाल। अब राजू पाल से दुश्मनी हुई। अब अतीक अहमद भी अपने आप में एक बड़ा पॉलिटिशियन हो चुका था, बड़ा चेहरा हो चुका था। अब गुंडई वाला तेवर था तो मर्डर तो करवाना था, लेकिन करवाए कैसे? तो फिर इसी बीच उसको याद आती है अतीक अहमद को एक गुड्डू मुस्लिम है, उसकी मैंने जमानत करवाई है, तो फिर अब टाइम आ गया है गुड्डू मुस्लिम को इस्तेमाल करने का। इसीलिए साल 2005 में गुड्डू मुस्लिम को अतीक अहमद बोलता है कि राजू पाल का कत्ल कर दो। अब प्लान बनता है, प्लान बनने के साथ साथ चीज़ें इधर उधर होती हैं, सारा मामला शिट होता है और 2005 में जो राजू पाल BSP के MLA थे उनका कत्ल कर दिया जाता है। और कहते हैं कि जैसे कोई नेता के ऊपर फूल फेंके, जिस क्वांटिटी में, जिस फुर्ती के साथ, जिस खुशी मन से, एकदम ढीले हाथों से, उसी हिसाब से ये जो गुड्डू मुस्लिम था वो राजू पाल के ऊपर बम फेंक रहा था। अब अतीक अहमद के लिए ये काम हुआ, उसने 2005 में राजू पाल का मर्डर किया, लेकिन संजोग से अब इसी मर्डर में एक चश्मदीद बच जाता है जिसका नाम था उमेश पाल। अब इधर सरकारें बदली, शासन बदला, अतीक अहमद भी गिरफ्तार होता है, जेल जाता है, गुड्डू मुस्लिम की भी तलाश होती है, कई बार ये जेल जाता है, कई बार ये बचता है। कई ऐसे डॉन थे जिसके साथ इसका आना जाना उठना बैठना लगा और उन डॉनों की भी इसी तरीके से मौत हो जाती है। सारी चीज़ें जैसे आपको मैंने शुरू से बताई वही सारी चीज़ें हर गुंडे, हर माफिया के साथ हुई। और इसी बीच फिर आ जाता है साल 2023। साल 2023 में फिर राजू पाल मुकदमे की सुनवाई हो रही थी। राजू पाल मुकदमे की सुनवाई में फिर अब चश्मदीद जो मेन गवाह था उसको पेश किया जाना था, उमेश पाल को। और सबको पता था, वो चाहे अतीक अहमद हो, चाहे असद हो, चाहे अशरफ हो, चाहे खुद गुड्डू मुस्लिम हो, कि अगर ये गवाह कोर्ट तक पहुंचा तो फिर कोर्ट जो है विरोध में फैसला दे देगी और हो सकता है कि उम्र कैद दे दे या फिर कुछ और भी दे सकती है। यानी अब इस गवाह को कोर्ट तक नहीं पहुंचने देना है। अब ये प्लान बना कि कोर्ट तक नहीं पहुंचने देना है, तो फिर कैसे? तो फिर प्लान हुआ कि जिस हिसाब से राजू पाल को निपटा दिया गया उसी हिसाब से इसको भी निपटा दिया जाए। लिहाजा फिर इस उमेश पाल के ऊपर भी सेम तरीके से गोली से फायर होता है, सेम तरीके से बम फेंका जाता है और बाकायदा CCTV कैमरे में गुड्डू मुस्लिम और बाकी लोग रिकॉर्ड होते हैं। जो उमेश पाल था उसकी भी मौत हो जाती है और यहीं से अब तलाश शुरू होती है उस गोलीकांड में जितने लोग शामिल थे। योगी गवर्नमेंट अतीक की जस्ट एंटी थी, अतीक के ऊपर एकदम शिकंजा कस रही थी। तो योगी सरकार जो थी और योगी सरकार की जो पुलिस थी एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी कि चाहे जैसे अब गुड्डू मुस्लिम को पकड़ना है। और इसी बीच एक इनपुट मिलता है कि गुड्डू मुस्लिम और जो गुलाम था और जो असद था, यूपी की STF को ये इनपुट मिला कि ये सारे लोग झांसी में छुपे हुए हैं। अब STF की टीम झांसी पहुंचती है और संजोग से देखिए कि गुड्डू मुस्लिम वहाँ नहीं मिला, लेकिन अब असद और गुलाम मिल जाते हैं। उसी बीच गोलीबारी दोनों तरफ से होती है, एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर में असद और गुलाम की मौत होती है और गुड्डू मुस्लिम वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इसमें भी उड़ती उड़ती खबर आई कि इस इनपुट में किसी और का हाथ नहीं था, खुद गुड्डू मुस्लिम का हाथ था। गुड्डू मुस्लिम ने ही अपनी जान को बचाने के लिए, अपनी जान को बख्शने के लिए पुलिस से डील की थी कि मैं लोकेशन बता दूंगा, लेकिन बदले में मुझे निकल जाने देना चाहिए। अब यहाँ से भी बात आगे बढ़ी। उसके बाद फिर अतीक अहमद का कत्ल हुआ और इसमें भी कहीं ना कहीं गुड्डू मुस्लिम का एक अहम किरदार, एक अहम नाम निकल के सामने आ रहा है। तो साल 1996 से गुड्डू मुस्लिम चाहे जिसके साथ रहा, एक पूर्वांचल के अपने टाइम के माने जाने आदमी थे, उनसे बात भी हुई मेरी। अच्छा खासा उनका रसूख था। उन्होंने पूर्वांचल की गुंडई को, पूर्वांचल की उस एक जो दबंगई की छवि वाले लोग थे उनके साथ उनका अच्छा खासा संबंध था, चाहे वो अभय सिंह रहे हो, चाहे वो धनंजय सिंह रहे हो। तो उन्होंने अपनी बातचीत में बड़े स्पष्टीकरण के साथ बताया कि गुड्डू मुस्लिम को जब संतोष सिंह के साथ उन्होंने देखा था सराय राशि गांव में, संतोष सिंह की एक मारुति कार थी, खुद की राइफल थी, तो राइफल ये थामे गुड्डू मुस्लिम सराय राशि गांव में उनकी मारुति कार में धड़ल्ले से घूमता रहता था। तभी उन्होंने एक भविष्यवाणी कर दी थी कि अब संतोष भी ज़्यादा दिन जिएगा नहीं। और कहते हैं कि इस बात की भनक जब गुड्डू मुस्लिम का हाव भाव देखते हैं अभय सिंह, तो अभय सिंह ने बाकायदा गुड्डू मुस्लिम को वार्निंग भी दी थी
कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो अपनी जान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। तो चाहे वो संतोष हो, चाहे वो अम्बेडकर नगर के सत्येंद्र हों, चाहे खुसरी प्रकाश शुक्ला हों, चाहे असद हों, चाहे अतीक अहमद हों, और न जाने कितने ऐसे लोग जिनमें अभी इनका नाम आया नहीं, सबको गुड्डू मुस्लिम ने धोखा दिया, सबको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, सबको अपने बदले मरवाया, और आज भी ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, और जैसे जैसे चीज़ें होंगी आपको मीडिया के माध्यम से पता चलता रहेगा। लेकिन मुझे लगा कि आपको गुड्डू मुस्लिम के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उसकी क्राइम हिस्ट्री के बारे में एक जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, तो मैंने आपको बताई। अब आते हैं आज के सवाल पे। और कल मैंने सवाल पूछा था कि जो आसमान है अगर हम धरती से देखते हैं तो नीले कलर का दिखाई देता है, और अगर हम अंतरिक्ष से देखें तो सीधा सीधा काला यानी ब्लैंक। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण है कि जब हम धरती से देखते हैं तो हमारे ऊपर और आसमान के बीच में एक वायुमंडल की लेयर है, कई लेयरें हैं बेसिकली उसमें। तो वायुमंडल है, उसमें धूप, धूल, इन सारी चीज़ों के कण हैं, पानी के कण हैं। तो इन कणों से जो सूर्य की रोशनी है वो टकराती है, टकरा के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, और इसी प्रकीर्णन में सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है नीले कलर का। तो नीला कलर हमें धरती से दिखाई देता है, लेकिन आकाश में अंतरिक्ष के माध्यम से जब हम झांकते हैं या फिर देखते हैं तो ना ही ऐसा कोई कण होता है, ना ही वहाँ पे प्रकीर्णन की प्रक्रिया होती है। तो फिर ऐसी चीज़ें जहाँ कुछ हो ही ना, तो वहाँ पे ब्लैंक होता है। तो फिर जब ब्लैंक है तो ब्लैंक का कलर ही काला माना जाता है, इसीलिए हमको अंतरिक्ष काला दिखाई देता है अंतरिक्ष से। तो इस सवाल का सही जवाब दिया है मेडिसिन ज्ञान जी हैं, शिवबख्श जी हैं, ये बाराबंकी से हैं, कुमार जी हैं, ये पाकिस्तान से हैं, अमित गरण जी हैं, सुदीप तिवारी जी हैं, क्रेव राइट्स जी हैं, भूपेश कोरी जी हैं, और जय शर्मा जी हैं। तो ये तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का सवाल है कि अगर कोई इंसान हो, आपको बड़ा अजीब भी लगेगा आज का सवाल, कि अगर कोई इंसान हो, अगर उसने किसी जानवर का, किसी पौधे का, किसी पंछी का खोज किया, उसने इन्वेंशन किया। कई बार ऐसा होता है, कई ऐसी प्रजाति हैं जिनके बारे में हमको आज जाके पता चलता है, तो फिर ऐसे वैज्ञानिक बेसिकली उस प्रजाति से, उस जंतु से प्यार करते हैं, उसको संरक्षित करने का काम करते हैं। लेकिन इसके विपरीत एक ऐसा वैज्ञानिक था, उसने जितनी भी पेड़ों को, जितनी भी पौधों को, जितनी भी जानवरों को उसने खोजा, जिनको भी उसने डिस्कवर किया, हर उस जानवर को, हर उस पेड़ को, हर उस जंतु को, हर उस जीव को इस वैज्ञानिक ने एक बार काट के खाया जरूर, और उसको टेस्ट जरूर किया कि इस जानवर का मांस किस स्वाद का होता है। तो फिर इस वैज्ञानिक के बारे में अगर आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं पता हो तो कल का इंतज़ार कीजिएगा। और शुरुआत में मैं विश करना भूल गया, आज अक्षय तृतीया भी है, और भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव भी है, और मीठी ईद यानी सेवई वाली जो ईद है वो भी है। तो इन तीनों त्योहारों की आप समस्त हिंदुस्तानियों को, आप समस्त भाइयों को, आप समस्त देशभक्तों को दिल से शुभकामनाएं हैं। और हमारे देश की खूबसूरती तो यही है कि आप सोच के देखिए कि कोई ऐसा त्यौहार होता ही नहीं जिसमें चारों धर्म का त्यौहार ना पड़ जाए। आज परशुराम जन्मोत्सव है तो इधर मीठी ईद पड़ गई, कभी कुछ और पड़ता है तो कुछ और पड़ जाता है, और इसी से हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती, इसी से हमारे हिंदुस्तान का कल्चर निकल के सामने आता है। बशर्ते कुछ लोग हैं वो कल्चर को गंदा करते हैं, और इसका एक उदाहरण भी मैं आपको सेट करता हुआ चलूँ कि जब एक शूटर मारा गया, गुलाम, तो और असद भी मारा गया, तो फिर कुछ लोग थे फेक एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर, तमाम चीज़ें बोले। हालांकि फेक था, सही था, वो तो जांच का विषय है, उसमें कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जिनके घरों के लोग मारे गए, खासकर गुलाम के घर के लोग, मतलब गुलाम मारा गया, तो गुलाम के जो माँ बाप थे उन्होंने लाश लेने से इनकार कर दिया और कहा कि ऐसे गुंडे, ऐसे मवाली की लाश हमको नहीं चाहिए। तो अब परिवार वालों अलग, मतलब परिवार वाले तो कम दुखी हैं, लेकिन बाकी लोग ज़्यादा ही दुखी थे। और यहीं आप देखिए जो अतीक के शूटर थे उसमें से एक था अरुण। अरुण के लिए बहुत से लोग तरह तरह के नारे, तरह तरह के स्लोगन की, एक हिंदू शेर आया, मुस्लिम के आतंकवाद को ख़त्म किया, ये सारी चीज़ें की, ये सारी लोग बोल रहे थे। इधर जो अरुण के खुद के दादाजी हैं वो बोल रहे हैं कि इस गुंडे को, इस मवाली को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, हम इस अरुण का केस तक नहीं लड़ेंगे। तो परिवार वाले तो कम दुखी हैं, लेकिन आजकल बाहर के लोग कुछ ज़्यादा ही दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आज के लोगों की सच्चाई है कि इस देश में एक गुंडा, एक डॉन होना चाहिए, लेकिन वो जो गुंडा है, वो डॉन है, वो हमारी जाति का हो, हमारी बिरादरी का हो, हमारे धर्म का हो।
दूसरे धर्म का है, दूसरी जात का है तो गलत है, हमारी जात का है, हमारे धर्म का है तो हमारे लिए मसीहा है। तो ये सोच कहीं ना कहीं देश को बर्बाद कर रही है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि सोच से आगे बढ़िए और जीवन में कुछ अच्छा कीजिए। बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और सवाल का जवाब। अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं पता हो तो कल का इंतजार कीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।